अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दाम हो। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये आपने देखा जो स्टेडियम में नारे लगे हैं, तो ये वाला सिलसिला इब्तिदाम करते हैं कार्डियो से। कि तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये एक कुदरती निजाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगह उनको डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार मेजोरिटी में जीत गए। सबको डुबा दिया उन्होंने। ये थे जनाब पीर सदरुद्दीन हाशवानी, नहीं हाशमी भी नहीं, अपने पीर साहब पकड़ा के जो जिनके पास अब गद्दी है। हमने ये उन्होंने कहा जी इमरान खान ईमानदार है, अगर वो बेईमान है तो हम सारे बेईमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आल पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन का मेंबर भी रहा हूँ और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरी भी रहा हूँ। देखो जी कैसे कैसे तुझे कहोगे यार ये शक्ल से तो ऐसा ही लगता था, किधर किधर बामें फसाई हुई थी। मेरी कंपनी का नाम था इजहार एसोसिएट। ये मेरा बेटा था इजहार, उसका जो फ़ख्र है उसका नाम इजहार भी है, उसके नाम पे बनाई थी मैंने और बड़ी बेगम साहबा ने ज्वाइंट बनाई हुई थी एक्सपोर्ट गारमेंट। ये ये तहरीर किसी ने भेजी थी महीना 2 महीने पहले, तो मैंने कहा चलो वक्त आएगा तो मैं फिर इसके क्राइम कार्नर में देखते हैं किस तरह बनती हैं। अच्छा जी, ये इसके हकायक को मैं 100% वेरीफाई करता हूँ क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ। तो फिर बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में चीन को पीछे छोड़ दिया। अच्छा जी, लेकिन इससे बांग्लादेश से भी आगे फार ईस्ट से भी बड़े कपड़े आते हैं। ये आईएमएफ का चक्कर होता है जी, हम कर्ज फिर देंगे, हमें ये दो, हमें वो दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। वो कहते उधर शर्तें बड़ी हैं, हम शर्तें कम करा देते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मिसाल दे रहा हूँ तो उस पर पाबंदी लगाओ, तो ये बड़ा अंदर की गेमें होती हैं, इंटरनेशनल पेंटागन की गेमें होती हैं। 2013 में शेखुपुरा में सी पैक, जो सी पैक बन रहा है कंपनी, सी पैक चीनी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट से गारमेंट सिटी बनाने का मुआहदा हुआ था। 2013 याद रखना। ज़मीन एक्वायर कर ली गई थी, तमीर शुरू हो गई। ज़मीन शरीफ ख़ानदान को पसंद आ गई, गारमेंट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट मंसूख किया गया और सारी ज़मीन के ख़िलाफ़ कानून शरीफ ख़ानदान मियाँ मंशा और कुलसूम नवाज़ के नाम मुंतकिल कर दी गई। वो वड़ गया भांडे दे विच कि किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे। गारमेंट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट, अच्छा जी वो आगे तसव्वुर कीजिए अगर 2014 या 2015 में या 2017 तक गारमेंट सिटी मुकम्मल होकर पैदावार दे रहा होता तो आज पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे कपास पैदा ना करने वाले मुल्क के मुकाबले में कितने गुना ज़्यादा गारमेंट के एक्सपोर्ट कर सकता था कि नहीं, कर सकता था कि नहीं। याद रहे बांग्लादेश को चीन से सबकत हासिल करने के लिए GS+ स्टेटस ने मदद दी थी। जो GS+ स्टेटस 2014 से पाकिस्तान के पास भी है और ये सदर जरदारी की फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान की जद्दोजहद से पाकिस्तान को 10 साल के लिए मिला था। यूरोपीय यूनियन को कोटा की पाबंदी के बगैर पाकिस्तान में जिस कदर भी टेक्सटाइल की बरामदात यूरोपियन यूनियन को करे, इन्हें कबूल करके अपनी मार्केट में खपाने की का पाबंद है। ये भी याद रखना चाहिए एक अहम बात कि 2013-14 में ये स्टेटस अभी तक नहीं मिला था, लेकिन उस वक़्त के यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड को आज तक नहीं तोड़ा जा सका। इमरान खान ने वैसे तोड़ दिया था। GS+ स्टेटस मिलने के बाद पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को
برآمدات کم از کم 3 گنا بڑھانا چاہیے تھی۔ اس طرح پیپلز پارٹی کے آخری دور میں پاکستان میں انڈسٹری، بجلی نہ ہونے اور پٹرول کی بین الاقوامی قیمت کی زیادہ تر سطح پر جو ہونے کی وجہ سے ایک شفٹ چلائی جاتی تھی۔ 2014 میں بجلی وافر ہونے اور پٹرول کی بین الاقوامی قیمت 5 گنا تک کم ہو جانے کی وجہ سے انڈسٹری کو 3 شفٹ چلانا ممکن تھا، لیکن اس کے باوجود میاں محمد نواز شریف کی ذہانت و فطانت پر مبنی پالیسی نے پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ عمران خان کی اوور آل ایکسپورٹ تھی، لیکن یہ گارمنٹ کی بات ہے ہوئی۔ اچھا، چمونے دولے شاہ کے چوہے اور بدھو کھاتے ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں معیشت بہت بہتر تھی اور معاشی پالیسی بنانے پر دھیان دیا گیا تھا۔ وہ چمونے ہی انصار باسی، سہیل وڑیچ اور نصرت جاوید، جیدہ پیکو، جیدہ چنگڑ وغیرہ۔ پورا واقعہ لکھ دوں تو اس سے کہیں زیادہ غلاظت سامنے آئے گی۔ یہ جائیدادیں کسانوں اور مظلوم کاشتکاروں سے 17 لاکھ روپے فی ایکڑ پنجاب حکومت نے ایکوائر کی تھی۔ 17 لاکھ روپے کی 8 کنال لے لی تھی ان کی۔ زرعی زمینی تھی تو یہ تھوڑا سا رقبہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ زرعی اور سکنی کا بڑا چکر ہوتا ہے۔ زرعی مرلہ بڑا ہوتا ہے، وہ 225 نہیں، 227 کا میرے خیال مربع اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے۔ چینی کمپنیوں کو 40 لاکھ روپے فی کنال پنجاب حکومت نے پیشکش کی تھی۔ چینی بھی بڑے کرپٹ ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ سرکاری دفتروں سے اصل خرید کے بارے میں معلومات حاصل کر لی، ڈاکومنٹ میاں محمد نواز شریف اور میاں منشا کے سامنے رکھ دیے۔ اس قدر بڑی دھوکہ دہی اور فراڈ پر چینی کمپنیاں پروجیکٹ چھوڑ کے چلی گئیں تو اس کے بعد کاشتکاروں کی ملکیت یہ زمین جو قومی مفاد کے نام پر ایکوائر کی گئی تھی وہ کلثوم نواز شریف میاں محمد منشا کو دے دی گئی۔ آج اس وقت بھی یہ رقبہ پنجاب حکومت نے 30 سال کے لیے لیز پر 25,000 روپیہ فی ایکڑ کلثوم نواز میاں منشا کو دے رکھی ہے، جو اس رقبے کو 2 لاکھ روپے فی ایکڑ آگے ٹھیکے پر دے کر چلے گئے۔ ایک اللہ کو چلے گی، دوسرا جہان والا۔ اچھا، ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، ہم حقائق کو، سچائی کو سب کو سامنے لاتے ہیں۔ آج بلا وجہ، بلا جواز